नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अमित सिंह हैं। विभिन्न मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो विषय लिया है हमने, वो विषय बेहद संवेदनशील है। इसलिए संवेदनशील है कि हमारे और आपके समाज में ऐसे कई उदाहरण दिखते होंगे, प्रदेश में कई बार आप देखते होंगे, लेकिन मूल में क्या है उस विषय के, आखिर उसकी अवधारणा क्या है, क्यों यह विषय इतना प्रासंगिक हुआ और आज जो परिस्थिति है उसकी क्या प्रासंगिकता है। मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति एक ऐसा विषय जिस पर कई बार सरकारें चौतरफा घिरती हैं, और जो वर्तमान परिस्थिति है उसको लेकर सर का एक अच्छा रिसर्च है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर ने इसमें एक अलग जो पॉइंट ऑफ व्यू तैयार किया है, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उस पर हम बात करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा, मध्य प्रदेश में कुपोषण को आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। पहले तो सर्वप्रथम विंध्या टाइम्स के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, किसी भी विषय पे अगर चर्चा करनी होती है तो उसके इतिहास को थोड़ा सा हमको समझ लेना चाहिए जी। और इतिहास अगर बहुत क्लैरिटी के साथ हो तो हमको विषय को समझने में देरी नहीं लगती जी। और इसी संदर्भ में कभी भी कोई बात रेंडमली कभी नहीं करता, उसको क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स में रखना पसंद करता हूँ जी। और क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स में रखने के लिए हमको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। और मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ इस संदर्भ में कि जब आज़ादी मिली तो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन था, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका अपना कंट्रीब्यूशन था। उस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए क्या हुआ कि सब चीज़ों पे काम हो रहा था, हरित क्रांति पे काम हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम हो रहा था, बहुत सारे ऐसे देश एक निर्माण की दिशा में चल रहा था। तो कोई भी सरकार रही हो, उस सरकार की एक आवश्यकता थी कि कोई भी काम, तो ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जिनमें काम हो रहा था। लेकिन महिला और ख़ासकर जो छोटे बच्चे थे, 14 साल की उम्र के नीचे से बच्चे थे, उन पे कोई ख़ास स्कीम या कोई लॉ नहीं था। इस वजह से क्या हो रहा था कि सरकार पूरी तरीके से इस एक वर्ग से वंचित हो रही थी, या कहें यूँ कि ये वर्ग सरकार की किसी भी स्कीम से वंचित हो रहा था। तो पहली दफ़ा 1975 में सरकार ने एक बहुआयामी योजना बनाई जिसका नाम दिया उन्होंने चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम। ये एक मल्टीपल स्कीम थी जिसके अंतर्गत कुपोषित बच्चे खासकर जो उसको कई क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन में पहले नवजात शिशु से लेकर 6 वर्ष, फिर उस 14 वर्ष, फिर 16 साल तक के बच्चों को, उसमें महिलाओं को लिया गया, सैनिटेशंस लिया गया, बहुत सारी ऐसी 6 प्रकार के लगभग क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें से 6 वर्गों को क्लासिफाइड किया गया। उसके माध्यम से, उस स्कीम के माध्यम से बच्चों को और ख़ासकर महिलाओं को थोड़ा सा कुपोषण से बचने की एक गारंटी दी गई और जिसके तहत उन पे कोई काम किया गया। लेकिन चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम जो थी वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही थी और लगभग उसको सोचिए कि उसके योजना में कोई कमी नहीं थी। योजना एक ऐसी योजना थी जो बहुत ही समुचित रूप से बनाई गई, और समुचित रूप से बनाने के पीछे उसका बेसिक कारण ये था कि हर वर्ग को, खासकर महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया गया। अब चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में लागू हुई। बाइफर्केशन किया गया कि किस बच्चे को कितना पोषण आहार दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए, उन तमाम मुद्दों पे काम किया गया। लेकिन वो स्कीम अगर देखा जाए तो सरकार का फेलियर कहें, कोई भी सरकार रही हो, मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं करता, उस सरकार के फेलियर रहने के बाद वो चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। और जब सफल नहीं हो पाई तो हमारी जो एक सेंट्रलाइज्ड मूवमेंट था सरकार की तरफ से कि बच्चों और महिलाओं को हमको पोषित करना है, उस पोषण में कहीं ना कहीं बहुत भारी मात्रा में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में, गवर्नमेंट की मशीनरीज के लेवल में, लोगों के अवेयरनेस के लेवल में और सोशल अकाउंटेबिलिटी के लेवल में ये सारी चीज़ें बहुत
अच्छी तरीके से वो स्कीम काम नहीं कर पाई। और उस स्कीम के काम अच्छे ना करने की वजह से एक सोशली इन्वायरमेंट बना और राजस्थान की एक बहुत चर्चित संस्था है और उस संस्था ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, रिसर्च किया और उस रिसर्च के आधार पे उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की। ओके। और उस उच्चतम न्यायालय में उन्होंने बहुत सारे सेगमेंट तय किए और बहुत सारे चीज़ों के लिए उन्होंने एक डायरेक्शन मांगा कि चूँकि ये एक बहुसंख्यक वर्ग है और चूँकि महिला एवं बच्चे अगर देश में कुपोषित पैदा होंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा, तो देश एक समुचित देश नहीं बन पाएगा। इस दिशा में उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और जो नीति निर्देशक तत्व थे जो संविधान में है उसमें स्टेट को ये गाइडलाइंस है कि वो बच्चों और महिलाओं के लिए अपने कुछ स्कीम इम्प्लीमेंट करे। उसके तहत आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार देता है, जीवन को स्वतंत्रता, उसमें कहा गया कि जीवन ऐसा जो गरिमापूर्ण जीवन हो, समुचित जीवन हो, ना कि जीवन ऐसा कि जो सिर्फ जिया जाए। तो उसके तहत आर्टिकल 21 में और 21 और नीति निर्देशक तत्वों के का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर हुई और उस याचिका में बेसिकली कंसंट्रेट किया गया कि बच्चों और महिलाओं को समुचित आहार कैसे प्रदान किया जाए सरकार के माध्यम से। ठीक है। तो अभी जैसे एक पॉलिसी बनी, एक टाइम फ्रेम में ये देखा गया कि हर लेवल के फेलियर रहे होंगे, फिर आपने बताया कि फिर से सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीज़ें की गई। मध्य प्रदेश को आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं है, कुपोषण का जो दायरा है लगातार बढ़ा, सरकारों के प्रयास जारी रहे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हम पूरी तरह से इन चीज़ों से बाहर निकल आए हैं। देखिए, इसको अगर आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो थोड़ा गलत होगा, क्योंकि देश जब बनता है और उसमें बच्चों और महिलाओं को अगर शामिल किया जाता है तो किसी देश या प्रदेश की परिधि में नहीं परिभाषित किया जा सकता। हमको कंसंट्रेट करना चाहिए इस बात पे हमेशा कि हमारे देश के अंतर्गत मध्य प्रदेश भी आ जाता है। अब देश की भी हालत उतनी अच्छी नहीं है। अगर हंगर इंडेक्स में देखा जाए तो 117वां स्थान है, 117 ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो हम इसको थोड़ा सा और बात करते हैं कि फिर उसके बाद हुआ क्या। अब होता क्या है, फिर मध्य प्रदेश की मैं बाद में बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, समुचित सरकारों ने क्या किया, लोकल बॉडीज ने क्या किया, सामाजिक संगठनों ने क्या किया, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन जब ICDS फेल हुआ, चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम फेल हुआ, तो फेल तो नहीं कह सकते, लेकिन उसने उतना काम नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था। इसके बाद जब PIL हुई, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उच्चतम न्यायालय में फाइल किया गया, तो 2001 में ये बहुत बड़ा फैसला था जिसको हम सब लोगों को, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए उस फैसले को। इस एक फैसले ने सरकार को बाध्य किया कि महिलाओं और बच्चों में पोषण आहार कैसे प्रदान किया जाए। और 2001 में बहुत ऐतिहासिक फैसला आया। हालांकि आज भी वो याचिका जिंदा है, उस पर बहुत सारे सीरीज ऑफ जजमेंट हो चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकारों को बाध्य किया गया है। तो उसके कुपोषण एकमात्र नहीं मुद्दा रह गया, उसके स्कोप को एक्सपेंड किया गया। और उसके स्कोप को एक्सपेंड करने के बाद उसमें बहुत सारे मुद्दे, जैसे रोजगार गारंटी की स्कीम को उसको सरकार के लिए निर्देश दिए गए। और उसमें चूंकि कानून बनाने का अधिकार किसी भी न्यायालय का नहीं होता, तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकती है पार्लियामेंट से, एक रिक्वेस्ट कर सकती है लेजिस्लेटिव बॉडी से कि वो उस पर कानून बनाए। तो उसके कुपोषण के अलावा जो फैक्टर काम करते थे, कि कुपोषण का सीधा सा मतलब होता है आपकी आमदनी से। अगर आप में अवेयरनेस है, अगर आप में जागरूकता है, तो बच्चे और गर्भवती महिला या एडोलसेंट गर्ल जो किशोर युवतियां हैं, उनको कौन सा भोजन देना चाहिए, ये अवेयरनेस की भी बात होती है। तो एडोलसेंट
बच्चों के लिए क्या उसकी शारीरिक वृद्धि के समय कौन सा पोषण का आहार की जरूरत है, एक गर्भवती महिला के लिए कौन से पोषण के आहार की जरूरत है, किसी बच्चे के लिए कौन से पोषण आहार की जरूरत है, ये सारा साइंटिफिकली डाटा प्रस्तुत किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए। अगर मेरे मत के अनुसार अगर कहा जाए तो एक ऐसा निर्णय था माननीय उच्चतम न्यायालय का जिसने सरकार को बाध्य किया साइंटिफिक रीजन से कि अगर बच्चे, महिलाएं और किशोर युवतियों को अगर हम पोषित आहार नहीं देते तो हमारा आने वाला देश कैसा होगा, इस बात पे निर्भर करेगा। तो उस निर्णय के आधार पर सरकारों को बाध्य किया गया कि आप एक निश्चित मात्रा में प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होगी, कार्बोहाइड्रेट की कितनी आवश्यकता होगी, और दूसरे न्यूट्रिएंट फैक्टर्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट जो तत्व होते हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चों, किशोर युवतियाँ, गर्भवती महिला उनको प्रदान किया जाए। उसके माध्यम से ही आंगनबाड़ियों को ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि आंगनबाड़ियों के माध्यम से जो पोषित आहार है वो पहुंचाया जाए। मिड डे मील का कंसेप्ट वहीं से आया। मिड डे मील जैसा कंसेप्ट पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और इन सब तमाम उसको मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे होना चाहिए, नोडल एजेंसी कौन से तय होने चाहिए, उसका लेखा जोखा कैसे होना चाहिए, उस पर कमीशन, अगर कोई उस पूरी प्रक्रिया में कोई फ्लॉ है तो उसको कमिश्नर के माध्यम से उसको कैसे मॉनिटरिंग किया जाए, इस बात पे भी बड़ा जोर दिया गया। ठीक है। और सारे डायरेक्शंस स्टेट लेवल के, स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें एक महत्वपूर्ण बात और थी, उसमें चीफ सेक्रेटरी को, जो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी था, होता है नॉर्मली, उस चीफ सेक्रेटरी को एक तो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल किया गया कि आप इसकी जितनी भी स्कीम हम आपको बता रहे हैं, मिड डे मील हो या बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करना बहुत देर हो जाएगी, और टेक होम राशन कैसे, अगर कोई गर्भवती महिला है, अगर उसके घर में कैसे राशन पहुंचाया जाएगा, क्या तरीका हो सकता है, कुपोषण से कैसे लड़ा जा सकता है, इन सब तमाम मुद्दों को पर एक निर्देश जारी किए गए। और यहाँ तक कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी, अगर कोई कुपोषित बच्चा अगर किसी कारण से वो अगर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो चीफ सेक्रेटरी वुड बी द पर्सनल लायबल फॉर दैट। ओके। पर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। और इन सब तमाम बातों का एक विस्तृत दिशा निर्देश और विस्तृत मार्गदर्शन के सहित उन्होंने लेजिस्लेटिव बॉडी से, पार्लियामेंट्री से रिक्वेस्ट भी किया, एक दिशा निर्देश की इस पे कानून कुछ बनना चाहिए, और जब तक कानून ना आए तब तक इनको निर्देशक के रूप में, एक डायरेक्शन के रूप में मानकर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ी हिरार्की काम करती है, टॉप लेवल से लेकर ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। लेकिन सवाल वहां पर खड़े होते हैं कि जब सारी चीजें एक बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच से, एक पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ पूरी एक हिरार्की है, चीफ सेक्रेटरी लेवल से सारी चीजें डील हो रही हैं, फिर जब हम 17वें नंबर पर प्रदेश को देखते हैं, सीधे तौर पे देश की अवधारणा पे बात की आपने, राज्य पे जब आते हैं, तब आपको क्या लगता है कि ये ज्वाइंट अप्रोच है लेकिन सक्सेस रेट उतना नहीं है, अगर हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं? पूरे प्रयास चल रहे हैं, डाउन द लाइन भी काम हो रहा है, लेकिन फिर भी ये परिस्थितियां क्यों हो रही, इतना समय क्यों लग रहा है? आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की, देश का में मध्य प्रदेश के स्थान पे जो बात की, तो ये सारी चीजें तो सामने हैं हमारे। देखिए, महत्वपूर्ण ये होता है कि जब भी हम सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात अगर नहीं होती, अगर जनमानस अवेयर नहीं होता अपने अधिकारों के प्रति, तो सरकार कोई भी हो, XYZ कोई भी सरकार हो, उसके नुमाइंदे कोई भी हो, तो अगर हम अपने राइट के प्रति अवेयर नहीं हैं तो निश्चित रूप से वो राइट हमारा कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज होता है। और जब इन्फ्रिंज होता है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा अधिकार पानी पीना है, तो मेरा ही पानी कोई दूसरा ले जाए, तो मैं, अगर मुझे पता ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि चूंकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हो पाई जो इस कुपोषित अवस्था को पोषित अवस्था में ले आ सके।
अब कुछ ऐसे जन आंदोलन के कानून हैं, जन के कानून हैं जो आंदोलन के आधार पे बने, जो सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल्स के आधार पे बने, जो जनता की मांग पे बने। उनमें से एक बड़ा कानून ये था कि चूंकि ठीक है ये स्कीम है, एक योजना है, लेकिन ये इसको अधिकार के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। और अधिकार के रूप में तभी प्रयोग लाया जा सकता है जब इस पर आधिकारिक रूप से कोई अधिकार किसी कानून के तहत किसी महिला, किसी बच्चे, किसी गर्भवती महिला या किशोर युवतियों के लिए अधिकार के रूप में शामिल किया जाए। ठीक है। तो उन्हीं जन आंदोलनों की परिणाम हुआ फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में जो आया। हो सकता है मैं सन में कंफ्यूज्ड हूँ, 2013 में आया। तो उस पोषण को कानूनी एक आधार दिया गया, कानूनी अधिकार दिया गया कि आपका अधिकार, जीने के अधिकार में फूड का अधिकार सम्मिलित है। इसको एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया। एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट उसको कहते हैं कि आपका मूलभूत अधिकार, इसको मूलभूत अधिकार में अभी भी मतलब डिबेट का प्रश्न है कि क्या फूड सिक्योरिटी बिल को फंडामेंटल राइट माना जाए या ना माना जाए, अभी भी वो मतलब डिबेट का विषय है। लेकिन उससे ये फायदा हुआ कि आपके अधिकारों में एक अधिकार और शामिल हुआ, वो खाने का अधिकार शामिल हो गया। अब वो एक्सेप्शनल था कि मतलब खाने का अधिकार किसको अधिकार, तो वो जरूरी था कि उन लोगों को जो वंचित हैं, हाँ। जिनको जरूरत है। तो 2013 में बहुत ऐतिहासिक कानून आया। और उस कानून, देखिए जब भी कोई कानून आता है इसका ये मतलब नहीं होता कतई कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो। और इम्प्लीमेंटेशन के कई मायने हो सकते हैं। एक तो ये सुनिश्चित करना चाहिए सरकार की, अगर विजनरी कोई भी सरकार हो और उस सरकार का अगर ये क्लियर विजन हो कि हमको अपने प्रदेश से कुपोषण की सीमा को खत्म करना है, कुपोषण का लांछन या कुपोषण के कलंक को खत्म करना है, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। और आपके पास बजट है, कंट्रीब्यूटरी बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, आपके पास खुद उसका एक बजट होता है। तो उस बजट के तहत अगर आप पूरी तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक करें तो आप हंगर इंडेक्स या कुपोषण, माल न्यूट्रिशन से ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की स्थिति अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आज लगभग 65 लाख बच्चे हैं। 65 लाख बच्चे जो जिनकी संख्या मतलब जिनकी उम्र मतलब नवजात मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष की। अब मैं कुछ आंकड़ों पे बात कर लेता हूं। ठीक है। 65 लाख बच्चे में से 11 लाख बच्चे कुपोषित हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये तो सरकार। अब उसमें से कोई ये हो सकता है कि कोई ठिगनेपन का शिकार है, कोई दुबलेपन का शिकार है, कोई मंद बुद्धि है, या मतलब किसी कारण से उसको मतलब न्यूट्रिशियस डिफिशियंसी है। इन अगर ये सरकारी आंकड़े 11 लाख के लगभग हैं। अगर आपके प्रदेश में 11 लाख बच्चे कुपोषित अगर हैं तो आप कौन से भविष्य की उम्मीद करते हो कि उसमें से साइंटिस्ट बनेगा? उसमें से क्या आप उम्मीद करते हो कि उसमें से वो बच्चा बहुत स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, उसकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी, या वो बहुत पढ़ाई में तेज होगा? क्योंकि न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो मतलब सबके लिए आवश्यक होते हैं कि वो किस तरीके से शरीर के मांसपेशियों पे कैसा काम करेगा, हड्डियों में कैसा काम करेगा। क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक जर्नल बात बता रहा हूँ, मस्तिष्क में कैसा काम करेगा। तो अगर आपके पास 11 लाख कुपोषित बच्चे हैं तो आप, मुझे मतलब किसी सरकार पे मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि एक अच्छे प्रदेश का आप निर्माण कर रहे हैं। सर, जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ उस इंटरव्यू के दौरान आखिरी पड़ाव में कि इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई 2 बड़े सुझाव क्या हो सकते हैं कि हम प्रदेश को इस कलंक से, ये जो दंश है बहुत बड़ा है, ग्लोबल लेवल पर भी इसकी चर्चा होती है कि मध्य प्रदेश में तमाम चीज़ों के दावे होते हैं, लेकिन कुपोषण की जो स्थिति है बेहद खराब है। वो कौन से 2 फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जिससे हम इस दंश से
मुक्त हो सकते हैं या उस प्रोसेस में आ सकते हैं कि धीरे धीरे कर ये दाग हमसे हट जाए? देखिए, जहाँ मैं बात करता हूँ, अगर सजेशन की बात करता हूँ, तो इसके पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हम कितने मेंटली ऑनेस्ट हैं। मेंटली ऑनेस्ट समाज भी होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर्स की भी होनी चाहिए। ठीक है। आप एक पूरा मैकेनिज्म, पूरी तरीके से मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिया है कि कौन नोडल ऑफिसर होगा, कौन कंप्लेन कैसे की जाएगी, कंप्लेन का रिड्रेसल कैसे होगा, कमिश्नर कौन होगा, मॉनिटरिंग कौन करेगा, उसके हाईएस्ट अथॉरिटीज कौन होंगी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। तो उस मैकेनिज्म, अगर आपके पास बजट है और बजट न्यूट्रिशियस फूड के लिए है, तो अब सिर्फ अगर बात बचती है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। ठीक है। तो आपका बजट है, न्यूट्रिशियस फूड के लिए भी है, उसके अवेयरनेस के भी लिए भी है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से सारे मैकेनिज्म निर्धारित हैं। अब अगर उसको देखा जाए तो मेरा सजेशन यही होगा कि अगर मध्य प्रदेश को इस कलंक से बचाना है तो आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो कमी सिर्फ क्या है, महत्वपूर्ण कमी ये है कि हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। हाँ। तो मैकेनिज्म निर्धारित है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। रिसर्च बेस्ड मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सारी प्रक्रियाओं को निर्धारण कर दिया है। इसलिए उसी प्रक्रिया को पालन करते हुए अगर उसमें इच्छा शक्ति का संयोजन कर दिया जाए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का विजडम इस एस्पेक्ट में देख लिया जाए कि अगर ये बच्चे पैदा होंगे तो कल मध्य प्रदेश का भविष्य होंगे, तो कोई भी समाज, अब उसमें एक बड़ी चीज़ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उसमें ग्राम सभा को कुपोषण के संबंध में सोशल ऑडिट के पावर दिए गए। हाँ। सोशल ऑडिट के पावर दिए गए हैं कि अगर ग्राम सभा को लगता है कि जो समुचित पोषण आहार सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो हितग्राहियों तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसको सोशल ऑडिट करके वो डायरेक्टली वो चीफ सेक्रेटरी या उसका जो मैकेनिज्म हायरार्की में मैकेनिज्म निर्धारित किया गया है, तो उस मैकेनिज्म को उसके माध्यम से वो आगे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है, मैं कई लोगों से बात कर रहा था अभी पिछले दिनों, तो किसी को ये बात का संज्ञान ही नहीं है कि उसके पास क्या पावर्स हैं। खासकर पंचायतों को अगर हम इस बात में अवेयर करें कि पंचायत में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, तो ये बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ हद तक ये समस्या हल की जा सकती है। पॉलिटिकल विजडम आपको दिखाना पड़ेगा, आपको इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपको बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा अगर बहुत पोषित खाना खाता है और कोई गांव का गरीब आदमी जिसके पास नहीं है अगर कुपोषित बच्चा हो जाए तो ये बैलेंस को बिगाड़ता है। ये सोसाइटी डिसऑर्डर्स है, इम्बैलेंस होता है। आप ये मत समझिए कि इससे क्या होगा, कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन कम होगा किसी भी क्षेत्र में तो आपके बच्चे अच्छे नहीं होंगे, और जब बच्चे नहीं अच्छे होंगे तो अंधों में काना राजा की स्थिति हो जाएगी। इसलिए अगर इसको बहुत अच्छा करना है तो पॉलिटिकल विजन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑनेस्टी और पब्लिक अवेयरनेस से ये चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश पर जो दंश है उस पे एक जो कंक्लूजन निकल के आया सर के साथ डिस्कशन में, वो सबसे बड़ा कंक्लूजन ये रहा कि हम लोगों को भी, यानी कि अवेयरनेस के लेवल पर पब्लिक को भी अपने अधिकार समझने होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी को ये समझना होगा कि जो हायरार्की तय है, जिसमें पूरा कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाना है, तैयारी करनी है, वो भी क्लियर होना चाहिए। तब जाकर हम मध्य प्रदेश को बचा सकते हैं। बचा इसलिए सकते हैं क्योंकि जो रैंकिंग है, चाहे ग्लोबली देखा जाए या स्टेट्स में जो रैंक है, वो मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से इस विषय पर अपनी बात रखी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि वो तमाम विषय आपके संज्ञान में भी आए होंगे कि क्या परिस्थितियां थीं, कैसे अधिकार मिला, और उस अधिकार को बचाना हमारी सरकार की जन जन की जिम्मेदारी है, और ग्राउंड लेवल से यानी कि ग्राम पंचायत स्तर से हमें अपने अधिकारों को समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।